हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं के विज्ञान का जो अध्याय 1 है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, उसमें विस्थापन तथा द्विविस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछले वीडियो में मैंने संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया को बताया था। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले विस्थापन अभिक्रिया के बारे में जानेंगे। तो पहला जो है वो विस्थापन अभिक्रिया है। बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो में लास्ट तक आप बने रहे और इसे अपने कॉपी में नोट कर ले। एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया में विस्थापन का अर्थ क्या होता है, इसे हम लोग जानेंगे। पहले विस्थापन का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरे जगह चले जाना, विस्थापित हो जाना, मतलब जगह उसका बदल जाता है, तो हम कहते हैं कि वो विस्थापित हो गया। तो जैसे कि यहाँ पे आयरन और कॉपर में आयरन अधिक क्रियाशील होता है। इसको एक हम लोग उदाहरण से समझते हैं विस्थापन अभिक्रिया को। तो आयरन जो है उसमें कॉपर की तुलना में जल्दी जंग लगता है, आयरन जल्दी ख़राब होता है। तो इसका मतलब ये है कि आयरन जो है कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होता है। तो आपके बुक में भी जो क्रियाकलाप है, अगर हम लोग कॉपर सल्फेट का विलयन लेते हैं तो उसका रंग कैसा होता है? नीला होता है। कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग नीला होता है। लेकिन अगर हम लोग उसमें क्या करें, आयरन का एक कील दे दे, अगर कॉपर सल्फेट के विलयन में आयरन का कील दे दे तो क्या होता है, आयरन चूँकि कॉपर से अधिक क्रियाशील है तो वो कॉपर से उसके सल्फेट को अलग करके आयरन अपना सल्फेट बना लेता है, फेरस सल्फेट। तो उसका रंग भी क्या होगा, बदल जाएगा, लाल भूरा हो जाता है। ये रेडिश ब्राउन इसको बोलते हैं, लाल भूरा। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो आयरन ज़्यादा अभिक्रियाशील था कॉपर से, तो ये कॉपर के यौगिक को, सल्फेट को क्या किया, विस्थापित करके फेरस सल्फेट बना लिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, सल्फेट विस्थापित हुआ कॉपर में से, तो इसलिए इसको विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो विस्थापन अभिक्रिया का अगर हम लोग परिभाषा लिखे तो इसमें क्या होगा, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, अधिक जो क्रियाशील धातु रहता है वो कम क्रियाशील धातु के यौगिक को उससे विस्थापित कर देता है। जिसमें अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। जो मैंने समझाया उसे ही परिभाषा में लिख देना है, और समझा हुआ रहेगा तो आप लोग आसानी से एग्जाम में लिख लेंगे, रटना नहीं पड़ेगा। विस्थापित कर देता है क्या कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे हम लोग आयरन और कॉपर सल्फेट का यहाँ पे उदाहरण दे सकते हैं, क्योंकि परिभाषा के बाद जो है अभिक्रिया लिखना ज़रूरी होता है रसायन विज्ञान में। उसी पे ज़्यादा मार्क्स मिलता है, नहीं तो मार्क्स कट जाते हैं। तो आप लोग यहाँ ध्यान से समझेंगे। जैसे कॉपर सल्फेट के विलयन में आयरन मतलब लोहा, आयरन के कील डालने पर क्या हो जाता है, आयरन क्या करता है, कॉपर में से सल्फेट को अलग कर देता है, विस्थापित कर देता है। आयरन कॉपर में से सल्फेट को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा।
विस्थापित कर देता है, क्योंकि आयरन क्या है, कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है। आयरन कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, मतलब आयरन में क्या होता है, जल्दी किसी चीज़ से अभिक्रिया करने की शक्ति होती है कॉपर के तुलना में। देखते हैं आप लोग कि आयरन जल्दी से हवा पानी से अभिक्रिया करके क्या करता है, जंग अपने ऊपर लगा लेता है। और कॉपर को जंग लगने में बहुत समय लग जाता है, 2-3 साल लग जाता है, पर आयरन में 20 दिन में 15 दिन में भी जंग लग जाता है। तो आयरन क्या है, अधिक क्रियाशील धातु है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे अभिक्रिया भी लिखना ज़रूरी है, तो लिख देंगे आयरन हो गया Fe, कॉपर सल्फेट हो गया CuSO4, और ये क्या बना देता है, FeSO4, फेरस सल्फेट, और कॉपर बच जाता है। यहाँ पे हम लोग इसका चिन्ह भी लिख देंगे। आयरन सॉलिड है तो S, कॉपर सल्फेट एक्वस है तो Aq, फेरस सल्फेट एक्वस है तो Aq, और कॉपर क्या है, सॉलिड है तो S लिखेंगे। अब यहाँ पे बैलेंस तो ये है ही, इसका यहाँ पे नाम लिख देंगे हम लोग कॉपर सल्फेट का। आयरन और कॉपर के बारे में तो सब जानते हैं। यहाँ पे कॉपर सल्फेट से क्या बन गया, आयरन सल्फेट बन गया, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे कॉपर सल्फेट और यहाँ पे आयरन सल्फेट लिख देंगे। तो आसानी से आप लोग समझ गए होंगे विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि जो अधिक अभिक्रियाशील धातु होते हैं वो अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। अब द्विविस्थापन अभिक्रिया हम लोग समझेंगे। द्विविस्थापन अभिक्रिया में भी विस्थापन की तरह ही है, पर इसमें 2 बार कोई चीज़ अपना जगह चेंज करेगा, विस्थापित होगा, तो इसलिए इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया को भी हम लोग एक उदाहरण से समझेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में। तो जैसे कि सोडियम सल्फेट Na2SO4 अगर बेरियम क्लोराइड BaCl2 से अभिक्रिया करता है तो यहाँ पे बेरियम सल्फेट का अपक्षेप बनता है और साथ में सोडियम क्लोराइड भी बनता है NaCl। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखिए जो सोडियम सल्फेट है इसमें सोडियम क्या है, ये धनायन वाला है, प्लस चार्ज होता है सोडियम के पास, और सल्फेट जो है ये ऋणायन होता है, इसके पास माइनस चार्ज होता है। सोडियम होता है प्लस चार्ज और सल्फेट माइनस चार्ज। फिर इसी तरह बेरियम क्लोराइड में Ba के पास प्लस चार्ज होता है और Cl के पास माइनस चार्ज होता है। तो ये क्या करता है, सोडियम जो है वो क्लोरीन के साथ अपना आयन की साझेदारी करता है और NaCl बनाता है, और बेरियम सल्फेट के साथ साझेदारी करता है आयन का और बेरियम सल्फेट बनाता है। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे आयन के साझेदारी के द्वारा क्या हो रहा है, 2 बार कोई भी तत्व विस्थापित हो रहा है। सल्फेट हो रहा है एक बार और एक बार क्लोरीन हो रहा है। दो तत्व क्या हो रहे हैं, विस्थापित हो रहे हैं, इसलिए यहाँ हम लोग इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो आयनों का जो आदान प्रदान के द्वारा विस्थापन होता है तो उसे हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका अब हम लोग परिभाषा देखेंगे और उसके बाद हम लोग नीचे में उदाहरण और अभिक्रिया को फिर से अच्छे से समझ लेंगे। तो सबसे इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आयनों के साझेदारी के द्वारा जो अभिक्रिया होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जो अभिकारक होते हैं, अभिकारकों के बीच आयनों की साझेदारी मतलब आदान प्रदान, अभिकारकों के बीच आयनों की साझेदारी, अभिकारक मैंने बताया है जो LHS में होते हैं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, उसको अभिकारक बोलते हैं, जो कि अभिक्रिया में भाग लेते हैं। साझेदारी से क्या बनते हैं, नए उत्पाद का निर्माण होता है। आयनों की साझेदारी से नए उत्पाद का निर्माण होता है। उत्पाद जो कि RHS में बनते हैं, जिनका निर्माण होता है अभिक्रिया के फलस्वरूप, वो उत्पाद होते हैं। तो ये कौन सी अभिक्रिया कहलाती है,
द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। बिल्कुल आसान शब्दों में समझाया गया है इसे, तो आप लोग इसको समझेंगे और अपने एग्ज़ाम में अच्छे से इसको बना के आएंगे। इन्हें आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा और आपको कोई भी प्रश्न हो मन में तो कमेंट में ज़रूर लिखें। अब यहाँ पे हम लोग इसका उदाहरण देंगे, जैसे सोडियम सल्फेट, जो मैंने बताया था अभी, सोडियम सल्फेट के विलयन में जब बेरियम क्लोराइड को मिलाते हैं तो क्या होता है, उनके बीच आयनों के आदान प्रदान के द्वारा नए यौगिक बेरियम सल्फेट का अवक्षेप तथा क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड। बेरियम सल्फेट का अवक्षेप तथा सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। अब इसका हम लोग क्या लिखेंगे, अभिक्रिया लिखेंगे नीचे, जो भी हम लोगों ने यहाँ बोला है। अवक्षेप जो होता है ये एक ठोस पदार्थ होता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अगर कोई ठोस पदार्थ बचता है जो कि जल में अघुलनशील होता है, उसे हम लोग अवक्षेप कहते हैं। आगे भी हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पे हम लोग इसका अभिक्रिया लिखेंगे। सोडियम सल्फेट Na2SO4, मैंने सूत्र लिखना सिखाया है, रासायनिक सूत्र कैसे Na2SO4 लिखते हैं, आप लोग उस वीडियो में देख सकते हैं। और क्या है, बेरियम क्लोराइड, BaCl2 हो जाएगा यहाँ पे, ये भी क्या होगा, एक्वस होता है। और क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट बनता है। BaSO4 का अवक्षेप बन रहा है, तो ये ठोस पदार्थ है, तो इसे हम लोग S लिखेंगे। और NaCl बनता है, यहाँ पे S लिखेंगे। और NaCl जो है वो एक्वस होता है, तो यहाँ पे हम लोग AQ लिखेंगे, ठीक है। तो सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड क्या बनाया, बेरियम सल्फेट का अवक्षेप और सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे सोडियम को दोनों तरफ बैलेंस कर लिए, इस तरफ 2 सोडियम है तो यहाँ भी 2 से गुना कर दिए, बाकी सब क्या हो गया, बैलेंस हो गया। क्लोरीन में भी आगे में 2 से गुना हो गया, तो 2 क्लोरीन हो गया। LHS में भी है और RHS में भी 2 क्लोरीन। अब ये सोडियम सल्फेट है और ये क्या है, बेरियम क्लोराइड है। इसका हम लोग नाम लिख देंगे, बेरियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। आप लोग अपने बुक में भी खुद से सेल्फ स्टडी करें, पढ़े उसे, तो काफ़ी और समझ में आएगा। और ये क्या है, सोडियम क्लोराइड। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया भी आप लोग को आसानी से समझ में आ गया होगा, जिसमें आयनों के आदान प्रदान के फलस्वरूप नई उत्पाद का निर्माण होता है, उसे हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और विस्थापन अभिक्रिया भी मैंने समझा दिया, उसमें क्या होता है कि अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व के यौगिकों से विस्थापित कर देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।